ठीक, अगर मैं CD3 को देखूं तो यह हेट्रोडाइमर है गामा एप्सिलॉन का, और ये एक होमोडाइमर है जीटा का, और इसमें हेट्रोडाइमर हम लोगों को देखने को मिलेंगे जीटा ईटा का, ठीक, ये दोनों के बीच में, ये दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, सेकेंड डाइमर। और थर्ड डाइमर अगर अपन लोग देखें तो सब मेरे से भी मिस हो रहा है, गामा एप्सिलॉन जीटा 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 ईटा, डेल्टा एप्सिलॉन लिख लीजिए। तो ये टोटल 3 डाइमर्स से मिलकर बने हुए हैं, जो कि गामा एप्सिलॉन का हेट्रोडाइमर हो सकता है, ठीक, एप्सिलॉन ईटा ई का भी एक डाइमर हो सकता है, जीटा का होमोडाइमर हो सकता है, जीटा 2 डाइमर बनाए तो ये होमोडाइमर हो गए, ठीक, ये इसके हेट्रोडाइमर भी हो सकते हैं, और ये भी हेट्रोडाइमर है। जहां पे आपको कॉमन डाइमर देखने को मिल रहा है उसको हम लोग होमोडाइमर कहेंगे। जहां पे आपको डिफरेंट चेन्स देखने को मिल रहे हैं वह किसके रहेंगे, हेट्रोडाइमर्स कहलाएंगे। तो CD3 देखा जाए तो ये वाकई में, अब इतने सारे कॉम्बिनेशंस हम लोगों ने देख लिए, यह 5 पॉलीपेप्टाइड से मिलके बने हुए हैं। मोटा मोटी अगर बोले, अगर किसी को बताना रहेगा तो ये 5 पॉलीपेप्टाइड से मिलके बने हुए रहेंगे। कौन कौन से देखो, एक था गामा, सेकंड देख सकते हो एप्सिलॉन, एक देख सकते हो जीटा, दूसरा देखते हो ईटा और डेल्टा, 5 हो गए। अब इनका कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है, गामा एप्सिलॉन, जीटा एप्सिलॉन ईटा, डेल्टा एप्सिलॉन, इस तरह से यह हो सकते हैं। तो CD3 जो है वो 5 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने हुए हैं। वो मुख्यतः 3 डाइमर्स के फॉर्म पे TCR रिसेप्टर्स के पास प्रेजेंट रहते हैं। अब आप देखिए इनको हम किस तरह से नोट करवाते कि ये हमारे पास TCR हो गया, हुआ, ये मेरे पास TCR हो गया, जो कि अल्फा और बीटा हेट्रोडाइमर से मिलकर बना हुआ, ये मेरे पास TCR हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये TCR है। अब CD3 कॉम्प्लेक्स मैं आप लोगों के सामने बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाएंगे। CD3 कॉम्प्लेक्स क्या क्या हो सकते हैं, जीटा हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे जीटा लिख दिया। ये आपस में डाइमर बना रहे हैं तो डाइसल्फाइड के साथ, ये होमोडाइमर कहलाएंगे, CD3 का एक यूनिट, ठीक। अब ये हो सकते हैं गामा और एप्सिलॉन के यूनिट्स, ये भी जो है इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन प्रेजेंट रहेगा इसमें भी, और ये आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़े रहेंगे। ये लूप भी डाइसल्फाइड लिंकेज से रहेगा। आप डाइसल्फाइड लिंकेज यहाँ पे बना लेंगे। आप कंसीडर कर लीजिए कि मैं डाइसल्फाइड लिंकेज बना रहा हूँ। ये दोनों ही डाइमर बनाए गए गामा और एप्सिलॉन के,
ठीक है सर। वैसे ही मैं बोल सकता हूँ कि यह डेल्टा और एप्सिलॉन का यूनिट हुआ। तो आप क्या देख सकते हैं कि ये वाला हेटेरोडाइमर, ये वाला होमोडाइमर, ये वाला हेटेरोडाइमर, ये कॉम्बिनेशन जो है ये TCR के साथ CD3 कॉम्प्लेक्स बनाने का काम कर रहा है। ठीक, तो बाकी सब चीज़ें तो इसमें रहेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे LFA1 रहेगा को स्टिमुलेटरी सिग्नल, हमारे पास CD2 रहेगा, हमारे पास T सेल में CD28 प्रेजेंट रहेगा, हमारे पास CD40L प्रेजेंट रहेगा। ये दोनों ही सेल एडेशन मॉलिक्यूल है। और ये दोनों को स्टिमुलेटरी सिग्नल में मदद करते हैं। तो जितने भी सरफेस मार्कर्स जो हैं टी सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं वो आप लोगों के सामने है। जितने भी सरफेस मार्कर्स है आप लोगों के पास टी सेल्स में, वो आप लोगों के सामने है। कोई दिक्कत है? अब आप देखिए CD3 कॉम्प्लेक्स में हमारे साइटोप्लाज्म डोमेन में, ये देखिए साइटोप्लाज्मिक डोमेन में हमारे पास कुछ डोमेन्स प्रेजेंट रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे, मतलब सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे ये सब। इनको हम लोग बोलेंगे ITAM। जैसे कि साइटोकाइन रिसेप्टर में हमारे पास काइनेज डोमेन था, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास ITAM प्रेजेंट रहेगा और ये वास्तव में रिसेप्टर से एसोसिएटेड है, इस कारण से इनका नाम इम्यूनो रिसेप्टर टायरोसिन बेस्ड एक्टिवेशन मोटिफ कहलाएंगे। तो ITM का फुल फॉर्म इम्यूनो रिसेप्टर टायरोसिन बेस्ड एक्टिवेशन मोटिफ। जैसे ही एंटीजन आकर के इन रिसेप्टर्स में जुड़ेगा, CD3 उसके साथ एसोसिएटेड है, इन रिसेप्टर्स के पास जुड़ेगा, ये ITM क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन का काम करेगा टायरोसिन अमीनो एसिड पर, दूसरे प्रोटीन्स पे, और खुद को भी एक्टिव करेगा टायरोसिन अमीनो एसिड में फॉस्फोराइलेशन के लिए। तो ये भी बोला जाए तो ये सिग्नल ट्रांसडक्शन में मदद कर रहा है। फिर अंदर सिग्नल देगा डिफरेंट प्रोटीन्स में न्यूक्लियस के पास, तो ये फिर से सिग्नल ट्रांसडक्शन में मदद करेगा। तो ITM कंपोनेंट किस रिसेप्टर्स के पास होता है, आप TCR बोलेंगे, TCR CD3 रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस में आप बोलोगे। क्या काम है, सिग्नल ट्रांसडक्शन का, फॉस्फोराइलेशन करते हैं टायरोसिन अमीनो एसिड के ऊपर। ये भी आप ध्यान पर रखे रहेंगे। ये जो रिसेप्टर है टायरोसिन अमीनो एसिड में आपस में एक्टिव हो जाएंगे, और ये रिसेप्टर एक्टिव होने के बाद डिफरेंट प्रोटीन्स को आगे एक्टिव करने का काम करेंगे, और अल्टीमेटली उस एंटीजन के प्रति न्यूक्लियस से DNA को एक्टिव करके प्रोटीन बनाने का काम करेंगे।